20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की ऐसी 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। अपनी मां की गोद में 7 महीने की नूर फातिमा खुद से सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है, लेकिन नूर फातिमा की मां नरगिस जानती है अभी नूर फातिमा के लिए इस गोद से ज्यादा 16 करोड़ रुपए की जरूरत है, जिससे उसकी जान बच सकती है। दरअसल 7 महीने की नूर फातिमा स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की गंभीर बीमारी से पीड़ित है और इस जानलेवा बीमारी से जिंदगी बचाने के लिए जिस इंजेक्शन की जरूरत है उस इंजेक्शन की कीमत करीब 16 करोड़ रुपए है। नूर फातिमा के पिता जिशान अहमद घरों में रंग पेंट कर किसी तरह अपने परिवार का पेट पालते हैं। ऐसे में उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अपनी फूल सी बच्ची की जिंदगी बचाने के लिए वो 16 करोड़ रुपए का इंतजाम करें तो कैसे करें। कैसे में स्वास्थ्य बीमारी है, इसके लिए 16 करोड़ रुपए चाहिए। कोई इलाज नहीं है वरना इसकी जान भी जा सकती है। प्लीज़ मैं सबसे यही कहती हूँ कि मेरी बच्ची की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कीजिए। इसके ये जेनेटिक डिसऑर्डर वाली प्रॉब्लम है जिसका और इसका कोई इलाज है नहीं। इसका सिर्फ इलाज जो है वो एक 16 करोड़ रुपए का टीका जो यहाँ नहीं अमेरिका में है, और लोगों से संपर्क करके हमको कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये पैसा क्राउड फंडिंग के जरिए इकट्ठा करके बच्ची के टीका लगवा सकें। अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान ताउते गुजरात से निकलकर मंगलवार की रात राजस्थान में प्रवेश कर चुका है। ताउते का असर प्रदेश के करीब करीब सभी जिलों में देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से कई जगह तेज हवाएं तो चली ही चली, साथ ही इसके असर से सभी जिलों में झमाझम बारिश भी देखने को मिली। तेज हवा और बारिश की वजह से प्रदेश का मौसम खुशगवार तो हो गया है, लेकिन बारिश की वजह से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। साथ ही कई जगह नदी नालों में उफान के साथ सड़कों और गलियों में जल जमाव की स्थिति भी देखने को मिली है। ताउते की वजह से राजधानी जयपुर के साथ साथ टोंक, करौली, बूंदी, कोटा, सीकर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, बारां, दौसा, अलवर, पाली और प्रतापगढ़ में बारिश का असर देखने को मिला है। ताउते ने असर क्या दिखाया कि पानी की कमी झेल रही सीसारमा नदी में उफान आ गया। पानी की तेज धार ऐसी कि यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मई का महीना है और इस महीने में भी सावन भादौ सी बरसात हो सकती है। नदी में बाढ़ आ सकती है। दरअसल ये ताउते का असर है। आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान ताउते के असर की वजह से मंगलवार की सुबह से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला बुधवार को भी जारी रहा। बताया जा रहा है कि उदयपुर के गोंगुदा इलाके में 70 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं उदयपुर के शहरी क्षेत्र में भी 55 मिलीमीटर बारिश हुई। साथ ही कैचमेंट एरिया में भारी बारिश के चलते सीसारमा नदी में उफान देखा गया। खास बात यह है कि उदयपुर जिला प्रशासन ने स्वरूप सागर झील के गेट खोलकर पानी की निकासी शुरू कर दी है और सीसारमा झील से पिछोला झील में पानी की आवक बढ़ने की वजह से स्वरूप सागर झील के भी गेट खोलने पड़े, जिससे पहली बार मई महीने में आयड नदी में पानी का बहाव देखने को मिला है। ताउते ने असर क्या दिखाया। दौसा में मंगलवार की शाम से जो झमाझम बारिश शुरू हुई वो रात भर बदस्तूर जारी रही। उसी बारिश का असर है कि दौसा के निचले इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है। बताया जा रहा है कि पहले 24 घंटे में ही दौसा जिला मुख्यालय में करीब 80 mm बारिश हुई है और इस बारिश की वजह से दौसा की सड़कों पर पानी जमा हो गया है। सड़कों पर जमा हुए इस पानी की वजह से लोगों को कहीं आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दौसा में सबसे खराब हालत मंडी रोड और गुप्तेश्वर सर्किल की है, जहां जल जमाव से पूरे इलाके के लोगों का हाल बेहाल हो गया है। मौसम बदल गया है। आंधी तूफान की वजह से मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया। गर्मी से बहुत राहत मिली है। मौसम ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी का सा हो रहा है, शिमला का मौसम। में ताउते तूफान की वजह से बारिश चालू हो गई है। कल से ही बारिश चालू हो रही है और अभी तक भी बारिश आ रही है।
मौसम भी बहुत ठंडा हो गया है, गर्मी से बहुत राहत। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश की हेल्थ सर्विस को मजबूत करने के लिए फिर नए दिशा निर्देश दिए हैं। मंगलवार रात को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान हुई मीटिंग में उन्होंने कहा कि प्रदेश में सीएचसी और पीएचसी स्तर पर कोविड उपचार की व्यवस्थाओं को युद्ध स्तर पर मजबूत बनाया जाए। इस मीटिंग में सीएम गहलोत ने ये भी बताया कि कोरोना से चल रही जंग में जीत के लिए 50,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीद का भी ऑर्डर दिया गया है। इसके लिए इंग्लैंड, अमेरिका, चीन, साउथ कोरिया समेत कई देशों के सप्लायर से कांटेक्ट भी किया गया है। इस मीटिंग से अलग सीएम गहलोत ने एक और अहम जानकारी दी है। इस फैसले के तहत चिरंजीवी बीमा योजना से अब ब्लैक फंगस का भी इलाज किया जाएगा। ये बीमारी अभी इस बीमा योजना में शामिल नहीं है, लेकिन 1-2 दिन में इसे जोड़ दिया जाएगा। ये जानकारी भारतीय जैन संगठन के 37 जगहों पर 700 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के वर्चुअल लोकार्पण के दौरान सीएम ने दी। राजस्थान के झालावाड़ में लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों को पुलिस ने अलग अलग तरीकों से सबक सिखाया। लॉकडाउन में बेवजह घरों से बाहर घूम रहे लोगों को पकड़ने के लिए शहर में पुलिस की कई टीमें तैनात की गई हैं, जिनमें एक टीम ने लॉकडाउन तोड़कर बेवजह घूम रहे लोगों की आरती उतारकर उन्हें शर्मसार किया। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए एक पुलिसकर्मी ने पहले सभी लोगों को तिलक लगाया और दूसरे ने उनकी आरती उतारी। झालावाड़ में ही तैनात पुलिस की दूसरी टीम ने लॉकडाउन में बाहर घूम रहे लोगों को कसरत करवाई। इसी तरह एक इलाके में बेवजह घूम रहे लोगों को अलग तरीके से सजा दी गई। पुलिस ने जानकारी दी है कि वो कई बार लोगों को समझाने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन कई लोग नियमों को तोड़ने से बाज नहीं आए। बताया गया है कि जो कोई भी पुलिस को सड़कों पर घूमता मिला, उसको कसरत करवाने और आरती उतारने के बाद क्वारंटीन सेंटर भी भेज दिया गया। भीलवाड़ा में मिशन अगेंस्ट कोरोना की कमान संभाल रहे जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने अब खुद ही डोर टू डोर सर्वे का काम शुरू किया है। कलेक्टर शिव प्रसाद खुद ग्रामीण क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं और घर घर जाकर प्रशासन की ओर से की गई तैयारी, लॉकडाउन को लेकर होने वाली समस्याओं और कोविड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम की जानकारी ले रहे हैं। इसी कड़ी में कलेक्टर शिव प्रसाद ने सवाईपुर और कोटड़ी जैसे इलाकों में जाकर खुद ही कई आम लोगों से पूछताछ भी की। आपको बता दें कि इस इलाके में पहले भी डोर टू डोर हेल्थ सर्वे हो चुका है, लेकिन कलेक्टर खुद अब इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि सर्वे के दौरान कहीं कोई चूक तो नहीं हो गई थी। घर घर निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने उपखंड स्तरीय गठित कोर ग्रुप की बैठक लेकर BLO, ANM, आशा सहयोगिनी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तीसरी बार ILI और संक्रमित मरीजों का सर्वे गुरुवार से शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। डूंगरपुर के कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए राहत भरी खबर आई है। यहां ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन को 61 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की सप्लाई मिल गई है और इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को कोविड अस्पताल और केयर सेंटर्स में इंस्टॉल भी कर दिया गया है। खास बात यह है कि जिला कोविड अस्पताल में 80 बेड पर पाइपलाइन के जरिए मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही है, तो वहीं 70 से ज्यादा बेड पर मरीजों को सिलेंडर से ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है। आपको बता दें कि डूंगरपुर में एक भी ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट नहीं है और यही वजह है कि खाली हुए सिलेंडरों को अन्य जिलों से भरवाकर लाने में काफी समय लगता है। ऐसे में जिला प्रशासन के आदेश पर चिकित्सा विभाग में 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स खरीदने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कंसंट्रेटर्स उपलब्ध नहीं होने की वजह से अभी महज 61 कंसंट्रेटर्स ही मिल पाए हैं, जिन्हें जिला कोविड अस्पताल और वसुंधरा विहार कोविड केयर सेंटर में इंस्टॉल भी कर दिया गया है। जिले में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्राप्त होने प्रारंभ हो गए हैं। अभी हमारे पास करीब 61 कंसंट्रेटर्स हैं विभिन्न प्रकार के, जिसमें 10 किलो, 7 किलो और 5 किलोग्राम के हैं, विभिन्न कैटेगरी के हैं और जल्दी ही और हमें कंसंट्रेटर्स प्राप्त हो जाएंगे। कोरोना काल में राजसमंद जिले को एक बार फिर राज्य सरकार की ओर से बड़ी सौगात मिली है। यहाँ देवगढ़ CHC पर सरकार की ओर से एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। साथ ही CHC में 5 वेंटिलेटर भी लगाए गए हैं। साथ ही साथ नर्सिंग स्टाफ को भी तैनात किया गया है। इससे पहले जिले के RK हॉस्पिटल और नाथ द्वारा अस्पताल में राज्य सरकार की ओर से ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम शुरू किया गया था।
और अब देवगढ़ सीएससी पर 100 सिलेंडर रोजाना क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि 6 लाख की लागत से इस प्लांट का निर्माण हो रहा है, जो 2 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। इस प्लांट के निर्माण से देवगढ़ शहरी क्षेत्र के अलावा आसपास की 32 ग्राम पंचायतों के मरीजों को इलाज में मदद मिलेगी। शरीर कांपने लगा है, लेकिन अपने बेटे से मिलने का जो सुकून है वो इस बुजुर्ग औरत के चेहरे पर नजर आ रहा है। बेटा भी उस मां से मिलकर बेहद खुश है, जिसे वो मृत मानकर तर्पण कर चुका था। इस बुजुर्ग औरत का नाम राजकुमारी है और इसे घर ले जाने भरतपुर आया ये इसका बेटा शेर सिंह है, जो मध्य प्रदेश के अशोकनगर का रहने वाला है। दरअसल राजकुमारी की मानसिक हालत ठीक नहीं रहती और उसी हालत में वो 5 साल पहले गुम हो गई थी। बताया जा रहा है कि 2016 में शेर सिंह अपनी मां को दिखाने के लिए ट्रेन से भोपाल जा रहा था। रास्ते में बीना रेलवे स्टेशन पर शेर सिंह पानी भरने के लिए ट्रेन से उतरा और जब वापस लौटा तो मां नहीं मिली। शेर सिंह ने काफी तलाश की, लेकिन फिर भी मां का कहीं पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद शेर सिंह के ही पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने इटारसी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन हादसे का शिकार हुई एक महिला की पहचान शेर सिंह की मां राजकुमारी के तौर पर की। जब शेर सिंह को इस बात का पता चला तो उसने मां को मृत मानकर उनका श्राद्ध भी कर दिया, लेकिन उसे विश्वास था कि उसकी मां अभी जिंदा है और इसलिए वो अक्सर सोशल मीडिया के जरिए मां को खोजने की कोशिश करता रहा। और इसी कोशिश में उसे पता चला कि उसकी मां भरतपुर के अपना घर आश्रम में है। लिहाजा वो लॉकडाउन की परवाह किए बगैर अपनी मां को लेने अशोकनगर से भरतपुर दौड़ा चला आया। कभी किसी प्रकार के झूठे सच्चे जो हैं वो मुकदमे खारिज करवाकर ये खुद ही मुकदमा दायर करते हैं, खुद ही दलील देते हैं, खुद ही खारिज करवा लेते हैं, खुद को सर्टिफिकेट दे देते हैं। न कांग्रेस गई ना कांग्रेस जाएगी। हमने एफआईआर दिल्ली पुलिस को दी है, हमारे साथियों ने कई और जगह भी एफआईआर के लिए दरखास्त दी है। कानून कार्रवाई करेगा। आज ये मामला है ही नहीं, साथी मामला है 20,000 करोड़ की 62 करोड़ लोगों से लूट का। उसका जवाब नहीं देना, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की याचिका में मामले को उलझा दो। ये नहीं बताना कि आईसीयू बेड क्यों नहीं है, वेंटिलेटर क्यों नहीं है, इसलिए पूरे मामले को उलझा दो, उलझा के रखो। ये नहीं बताना कि टोसिलाजोम का इंजेक्शन क्यों नहीं मिलता, ये नहीं बताना कि रेमडेसिवियर के इंजेक्शन पे 30,000 रुपया ब्लैक में क्यों मिलता है, ये नहीं बताना कि फेविफ्लू और आइवरमेक्टिन की इंजेक्शन और गोली उपलब्ध क्यों नहीं, ये नहीं बताना कि डेक्सोना के इंजेक्शन पर ब्लैक क्यों चल रही है, ये नहीं बताना कि अस्पताल क्यों नहीं बनाए, ये नहीं बताना कि फर्जी वेंटिलेटर क्यों दे दिए पीएम केयर फंड से। इसलिए इस प्रकार के झूठे एजेंडा सेट करने हैं। मेरा विनम्र अनुरोध है, इन एजेंडा से बचिए और सच्चाई के रास्ते पर चलिए। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। हरियाणा के मेवात से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक लड़के की हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर पुलिस पर जमकर पथराव किया। बाद में हंगामा कर रहे कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उन लोगों ने मेवात की सड़कों पर तांडव मचा दिया। पहले तो उन्होंने कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे को जाम करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें खदेड़ना शुरू किया तो वो लोग पुलिस पर ही पत्थर बरसाने लगे। इसके बाद तो पुलिस वालों का भी पारा चढ़ गया। उन्होंने हंगामा कर रहे लोगों को काफी दूर तक दौड़ाया। उन्हें डराने के लिए हवा में कई गोलियां भी चलाई। पुलिस के डर से लोग गलियों में इधर उधर छिपने लगे, लेकिन उनकी ये तरकीब भी काम नहीं आई। पुलिस वालों ने उन्हें ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकाला और कई लोगों को तो गिरफ्तार भी कर लिया। इतना ही नहीं, सड़कों पर हंगामा करने वालों की मोटरसाइकिलें भी जब्त कर ली गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के बड़े अधिकारी और इलाके के विधायक आफताब अहमद भी थाने पहुंच गए। पुलिस ने इस हत्या के लिए पुरानी रंजिश को जिम्मेदार ठहराया है। दोनों पक्षों का रंजिश पहले से चली आ रही है। खबर है कि इस मामले में 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए पुलिस ने हत्या के 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के मुजफ्फरपुर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जहां एक कैश वैन को लूटने की कोशिश के दौरान बदमाशों ने एक सुरक्षा कर्मी को गोली मार दी।
बदमाशों ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन वो अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि वैन की सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद मोटरसाइकिल से पहुंचे दोनों बदमाश अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने को मजबूर हो गए। सामने आए वीडियो में देखा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कैश वैन के पास पहुंचते ही एक बदमाश मोटरसाइकिल से नीचे उतरा और उसने वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में एक सुरक्षा कर्मी को गोली लग गई, लेकिन इसके बावजूद उसने उस बदमाश पर गोलियां चलाई। तब तक दूसरा सुरक्षा कर्मी भी अपनी बंदूक तान चुका था, जिससे घबराकर वो बदमाश मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने दोस्त के साथ वहां से भाग गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई। तो सुरक्षा प्रहरी द्वारा जो फायरिंग किया गया है, अपराधी भागे हैं, लूट नहीं हुई है। इस हमले में घायल हुए सुरक्षा कर्मी को तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बीजेपी विधायक पर हमले के आरोपियों को उनके समर्थकों ने जमकर पीटा। आरोप है कि 3 लोगों ने बीजेपी विधायक पर उस समय हमला किया जब वो टहल रहे थे। हालांकि पुलिस चौकी नजदीक होने की वजह से वो जल्द ही पकड़ लिए गए, लेकिन जैसे ही पुलिस वाले तीनों आरोपियों को थाने ले जाने लगे, बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी के समर्थक उन पर टूट पड़े। हमले के बाद आरोपियों को कुछ समय पुलिस चौकी में रखा गया, जिसके बाद बाहर विधायक के समर्थक इकट्ठा हो गए और जैसे ही आरोपियों को बाहर लाया गया, वो उन पर थप्पड़ बरसाने लगे। हालांकि पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो पुलिस की बात मानने के मूड में नहीं दिखे। उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब हमला करने वाले आरोपी उनके हाथ लगे और वो उन्हें जी भरकर पीटे, क्योंकि पुलिस वालों के लाख मना करने के बावजूद तीनों आरोपी गुस्से से आग बबूला लोगों के थप्पड़ खाते रहे। नतीजा ये हुआ कि हार मानकर पुलिस वालों को तीनों आरोपियों को चौकी के अंदर भेजना पड़ा, लेकिन विधायक समर्थक फिर भी नहीं माने और नारे लगाते हुए अंदर जाने की कोशिश करते रहे। यही नहीं, पुलिस वालों के रोकने पर वो उन्हीं से भिड़ गए। इससे पहले बीजेपी के जिस विधायक पर हमला हुआ, उन्होंने खुद आप बीती भी सुनाई। 3 लोग दौड़ते हुए 2-3 लोग आए और उन्होंने यहाँ बम फेंका, तुरंत अर्जेंट पुलिस ने उनको पकड़ लिया। विधायक पर हमले के बाद ये हंगामा घंटों चला और जैसे तैसे आरोपियों को पुलिस चौकी से थाने भेजा गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों की एक कायराना हरकत की वजह से 18 ग्रामीण जख्मी हो गए, जबकि 3 की जान चली गई। सोमवार को एक पुलिस कैंप का विरोध करने के लिए नक्सलियों ने गांव वालों को सुरक्षा बलों पर हमले के लिए उकसाया, जिसका हैरान करने वाला वीडियो भी सामने आया। पुलिस और सुरक्षा बलों के सामने हजारों गांव वाले विरोध करने के लिए जमा हो गए। विरोध कर रहे लोगों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी दिखी। गांव वाले हाथों में पत्थर और लाठियां लेकर पहुंचे। कुछ देर तक तो हंगामा और अफरा तफरी का माहौल बना रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देने लगी। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने गांव वालों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। गांव वालों की भीड़ में छिपे नक्सलियों ने सुरक्षा बल के जवानों पर गोलियां चला दी। आरोप है कि नक्सलियों ने पुलिस कैंप को जलाने की कोशिश भी की, जो कामयाब नहीं हो पाई। आग वाली जगह से कुछ रॉकेट भी बरामद हुए। घंटों के बाद जब भीड़ छटी तो कई गांव वाले बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। कुछ ग्रामीणों को गोली लगी और कुछ को पत्थर लगे। हालांकि ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पुलिस की तरफ से भी बल का प्रयोग किया गया था। दिल्ली में होम आइसोलेशन के मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर बैंक की शुरुआत कर दी गई है। दिल्ली सरकार के जरिए ये सुविधा कोरोना मरीजों को मुफ्त में दी जा रही है और जरूरतमंदों को ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर बैंक से मशीन घर तक पहुंचाई जा रही है। ऐसे ही एक बैंक की तस्वीरें साकेत से सामने आई हैं, जहां से कॉन्सनट्रेटर मशीन किदवई नगर के एक सोसाइटी में पहुंचाई गई। बताया गया है कि यहां होम आइसोलेशन के एक मरीज को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत थी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो अब किदवई नगर पहुंच चुका है। पीपीई किट पहनकर इसलिए तैयार हो रहे हैं क्योंकि इनको कोरोना मरीजों के पास पहुंचना है। इस काम में पूरी सावधानी बरती गई ताकि उस मरीज को करीब से बताया जा सके कि ऑक्सीजन देने वाली इस मशीन को कैसे इस्तेमाल करना है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑन करके उनको डेमो देना है ताकि वो इसको यूज कर सके। फिलहाल दिल्ली के हर जिले में 200 ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर रखे गए हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर इनकी तादाद को और बढ़ाने का प्लान है। मुंबई के पास समुद्र में ताउते तूफान के कारण कई जहाज फंस गए थे। इन जहाजों में फंसे सैकड़ों लोगों को बचाने के लिए कोस्ट गार्ड और नौसेना ने मिलकर एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसके जरिए सैकड़ों लोगों की जान बचाई जा सकी। इस रेस्क्यू मिशन के लिए कोस्ट गार्ड ने अपने चेतक हेलीकॉप्टर को मोर्चे पर लगाया। समुद्र तट से जहाज काफी दूर था।
तूफान के कारण समुद्र में उठ रही लहरें डराने वाली थीं, जबकि तकनीकी खराबी आने के कारण जहाज किनारे तक नहीं पहुंच सकता था। कोस्ट गार्ड के चेतक हेलीकॉप्टर में एक साथ केवल 3 लोगों को ही बिठाकर लाया जा सकता है, जबकि जहाज में 137 लोग फंसे हुए थे। इसलिए हेलीकॉप्टर लोगों को बचाने के लिए बार बार चक्कर लगाता रहा। कोस्ट गार्ड का जो हेलीकॉप्टर चॉपर है चेतक, वो बार बार जा रहा है और वहाँ से एयरलिफ्ट करके लोगों को सुरक्षित यहाँ पे लैंड करा। समुद्र में ताउते तूफान के असर की वजह से जहाज में खराबी आई थी, जिसके बाद तेज हवाएं जहाज को कागज की नाव की तरह बहाने लगी। ये शिप या जो बार्ज ये यहाँ पे कैसे फंसा आके? हवा से आ गया ना, हवा से आया था, कंट्रोल नहीं था इसका। नहीं, उसका एंकर टूट गया ना। लेकिन अरब सागर में ताउते के कारण फंसने वाला ये अकेला जहाज नहीं था। 4 अलग अलग जहाजों में 700 से ज्यादा लोगों की जान पर मुसीबत आई थी, जिन्हें बचाने के लिए केवल चेतक ही नहीं बल्कि INS कोच्चि और INS कोलकाता को भी ऑपरेशन में शामिल किया गया। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। जब बाकी देश कोरोना वायरस से लोहा लेने में उलझे हैं, तब रूस दुनिया के उत्तरी छोर पर मौजूद आर्कटिक जैसे वीरान इलाके में अपना प्रभुत्व जमाने में जुटा है। रूस वहां अपना बेहद आधुनिक मिलिट्री एयरबेस तो पहले ही बना चुका है और अब वो वहां अपनी सेना की पकड़ और मजबूत करने में लगा है। यही वजह रही कि खून जमा देने वाले जिस ठंडे इलाके में दूर दूर तक कोई जीव नजर नहीं आया, वहां रूस की सेना के एंटी शिप मिसाइल सिस्टम दौड़ते दिखे। वीरान इलाके में भी उसके जवान बंदूक ताने मुस्तैद नजर आए। रूस के एयर बेस पर लंबा चौड़ा रनवे भी बना दिखा, जिसके बारे में दावा है कि उस पर हर तरह का विमान उड़ान भर और उतर सकता है, फिर चाहे वो परमाणु फेंकने वाला बम विमान ही क्यों न हो। Сопровождали его, была работа, на протяжении 4 часов мы работали по нему. выдавали всю информацию на вышестоящих। असल में आर्कटिक का इलाका सिर्फ जंग फतह करने के लिहाज से ही अहम नहीं है, बल्कि उसे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी भी माना जाता है। अनुमान है कि वहाँ कच्चे तेल और गैस का अथाह भंडार है, इसलिए इससे पहले कि अमेरिका, कनाडा और डेनमार्क जैसे देश आर्कटिक में अपनी जड़ें फैलाएं, उससे पहले रूस ही इलाके पर कब्जा जमाने की फिराक में है।